इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हो और कौन सा पार्ट किस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के लिए सूटेबल होता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पहले आपने क्या पढ़ने हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फिर आप क्या पढ़ोगे, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, और लास्ट में क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, कि कौन कौन से रीजन से कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स आती हैं। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये आप पढ़ा होगा ना भाई, भैया आप बहुत अर्ली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या, पहले बताओ भाई। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उनकी एक रेंज होती है अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, ठीक है बात। तो बहुत ज़्यादा क्या हो वेवलेंथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो अगर भाई अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा, तो हम क्या बोलते हैं उसको, गामा रेडिएशन। कौन सी बोलती है वो, एक पर्टिकुलर वैल्यू से अगर क्या है भाई वेवलेंथ ज़्यादा है। और पता ना आपको वेवलेंथ क्या होती है, मैंने कल सारा समझा था आपको भाई। अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कैसे कोरिलेट कर दिया मैथमेटिकली, तो आपने भाई जो फील्ड था आपने उसको किससे डिफाइन कर दिया, बताओ भाई। आमतौर पर ये बोलते हैं ना, 2 क्रस्ट या 2 ट्रफ के बीच दूरी भाई। लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि आप क्या बोलो भाई, एक कंप्लीट साइकिल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ ये भी वही है और यहाँ से यहाँ ये भी क्या है वही है। लेकिन ये क्या है, ये बेटर प्ले पड़ता हमको भाई कि एक पूरी वेव आ जाए, इजंट इट। तो अगर ये जो वेवलेंथ आपको पता होगा, ये किलोमीटर में होती हुई है, क्या ये किलोमीटर में होती है। कमाल की बात देखो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ किलोमीटर्स में भी होती है, और देखो भाई बहुत थोड़ी भी होती है, ठीक है बात। खैर बताओ भाई, आप ये बताओ, तो अगर ये बहुत ही कम है वेवलेंथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गामा रेडिएशन। और ध्यान रखियो भाई, अच्छा एक बात और, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी किससे आई बताओ भाई, E इज इक्वल टू एच न्यू से। लेकिन न्यू क्या होता है, सी बाई लैम्डा, तो क्या आ गया एच सी बाई लैम्डा, और लैम्डा क्या होता है न्यू बार, तो क्या आ गया, बोलो भाई एच सी न्यू बार। तो ध्यान रखियो, अगर भाई एक बात ध्यान रखियो, अगर मान लिया वेवलेंथ घटेगी, अगर वेवलेंथ घटेगी यानी या तो वेव नंबर बढ़े, तब भी फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी। यानी कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एनर्जी बढ़ती है, उसका वेव नंबर बढ़े या उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़े या उसकी वेवलेंथ घटे। ध्यान रखियो, वेवलेंथ घटने से क्या होता है, एनर्जी बढ़ती है, और फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर बढ़ने से क्या होता है, एनर्जी बढ़ती है। बताओ ना आपको इस चीज़ का भाई, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि भाई, तो अगर बहुत तो डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एग्जिस्ट करते हैं ना, जो भाई दुनिया जहान में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एग्जिस्ट करती हैं, तो उनको कैटेगराइज कर रखा है कि भाई ये रेडिएशन इस कैटेगरी की, ये रेडिएशन इस कैटेगरी की। समझे बात, आप कहोगे भाई उनको क्या मालूम पड़ा भाई कि यहां से यहां तक रेडिएशंस को ये नाम देना है, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। मैं आपके दिमाग में आएगा कि यहां से यहां तक के रेडिएशन को यही नाम क्यों दिया भाई, क्योंकि उनका जो यूज होता है प्राइमरीली, क्या उनका जो क्या होता है भाई, जैसे रेडियो वेव्स, क्या भाई रेडियो वेव्स, हम समझ गए भाई कि रेडियो ट्रांसमिशन के दौरान जिनको हम इस्तेमाल करेंगे क्या बोलेंगे, रेडियो वेव्स, इजंट इट। विजिबल, जो रेडिएशन हमको चीज़ों को देखने में हेल्प करती है, वो क्या हमारे पास, विजिबल रेंज। बात आपको पहले पड़ी भाई, अब समझे बात कि इस, अदरवाइज भाई हमारे पास हम कैसे बेसिस बनाए कि हमने किस रेंज को क्या बोलना है, किस रेंज को हमने क्या बोलना है। बात आपको पहले पड़ी, कई बार भाई किस रेंज का ऐसे नाम रख दिया, ओके।
लेकिन हमने इनको फिर भी कैरेक्टराइज कर रखा है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत ज़्यादा वेवलेंथ से लेके बहुत कम वेवलेंथ तक होती है। ठीक है बात। और भाई उसके अकॉर्डिंग हमने उनको बांट रखा है। तो यहाँ पर आपको नजर आएगा, बताओ भाई ये क्या है हमारे पास, बताओ, बोलो भाई, और ध्यान से देखो, ये बताओ क्या हमारे पास, ये हर्ट्ज में ऊपर क्या हमारे पास, हर्ट्ज में नीचे क्या है, वेवलेंथ में। जब पहले आप ये बताओ, अगर मान लिया हम इस साइड चले, अगर मैं ये कहूँ अगर हर्ट्ज और वेवलेंथ क्या होते हैं, उल्टे होते हैं ना भाई, यानी जो स्केल हर्ट्ज में बढ़ेगी वो स्केल वेवलेंथ में घटेगी, यानी जिसकी हाईएस्ट क्या होगी वेवलेंथ, उसकी शॉर्टेस्ट क्या होगी, उसकी सबसे कम क्या होगी फ्रीक्वेंसी, जिसकी सबसे कम क्या होगी फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेवलेंथ, उसकी हाईएस्ट क्या होगी फ्रीक्वेंसी। बात आपको पहले पड़ी तो बोलो भाई, इसीलिए आपको नजर आएगा भाई, मत कहियो ये अदरवाइज क्या बकवास है। यहां पर 10 रेज टू द पावर, अरे भाई बताओ, 10 रेज टू द पावर 24, फिर क्या है 10 रेज टू द पावर -16। तो देखो भाई ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत छोटा नंबर है, क्योंकि ये किसको शो कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को, ये वेवलेंथ को। अब आप यहां से यहां पर जाओगे तो देखो भाई लगातार फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, घट रही है, और वेवलेंथ लगातार बढ़ रही है भाई। तो देखो भाई इस रेंज की वेवलेंथ एग्जिस्ट करती है दुनिया के अंदर, लेकिन हम सिर्फ कौन सी रेंज देख पाते हो, तो भाई सिर्फ ये वाली, अरे यहां से लेके, यानी अगर मैं आपको बताऊं भाई हमारी आंखें भी क्या हैं, आपको ना पता भाई, हम सभी के पास क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, क्या भाई, जहां पर ये तो क्या है डिटेक्टर, क्या भाई पता होगा ना आपको। और भाई ब्रेन क्या है, एनालाइजर, ब्रेन क्या हमारा भाई, वो पूरा स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करता है, इजंट इट। लेकिन भाई हम सिर्फ किस, लेकिन ये तो आपको पता होगा ना, जैसे भाई IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, वो सिर्फ IR रेडिएशन को ही डिटेक्ट कर सकता है, उसमें डिटेक्टर ऐसा होता है कि वो IR रेंज को ही मालूम कर सकता है भाई। तो सिमिलरली हमारा जो भैया क्या बोलते हैं प्री इंस्टॉल्ड इनबिल्ट क्या आता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये सिर्फ 4 तकरीबन, अरे भाई हालांकि ये कोई शार्प लाइन नहीं होती, लेकिन ये नहीं है, अरे भाई साइंटिफिक कम्युनिटी क्या होता है, उनको भी तो याद करने में आसानी होनी चाहिए। अदर को आपको पता होगा ना 400 से कम वाली भी हम देख सकते हैं, बिल्कुल जो नियर होती है 400 से थोड़ी। अब मैं ये कहूँ हो सकता है भाई एग्जैक्ट वेवलेंथ कौन सी हो, 395.6 नैनोमीटर से हम ऊपर वाले देख पाते हैं, हम ये बोले, नहीं समझे बात। लेकिन भाई फिर 395 अजीब सा लगता नहीं, तो क्या बोले 400 से 700 याद करने में क्या होगा, ये आसान हो गया। इसलिए ये नहीं कि भाई 700 हुआ और 700 से आगे बिल्कुल नहीं दिखे, हो सकता है आपको 700.3 की रेडिएशन आपको नजर आती हो, 701 की आपको नजर आती हो, हल्की फुल्की नहीं है क्या आपको, ठीक है बात। और क्या पता भाई, ठीक है, कल को अगर मान लिया अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए लोगों का जो स्पेक्ट्रोफोटो इसको भाई इंप्रूव किया जा सके, तो इंसान ने भाई थर्मल रेडिएशन, अगर इंफ्रारेड रेडिएशन भी देख पाया, कौन सी भाई, इंफ्रारेड, तो बताओ क्या हो जाएगा, बोलो भाई। और वो IR है या माइक्रोवेव देख पाया भाई, तो सांप की तरह नहीं अंधेरे में चीज़ों को देख पाएगा, फिर वो पता होगा ना आपको, जो सांप होता, जो नाग होता है भाई, पता होगा ना, जो सांप है भाई, जो स्नेक है, वो क्या बोलते हैं थर्मल रेडिएशन को एक तरह से डिटेक्ट कर सकता है, इजंट इट, ठीक है, ओके। लेकिन बात ये है, लेकिन हम सिर्फ भाई, तो ध्यान से देखो भाई, यानी जो रेडिएशन हम देख पाते हैं ना सर, कौन से, देखो ये रेंज भाई, बताओ सिर्फ ये वाली, कहां से कहां तक भाई, ये रेंज, बस इतने स्पेक्ट्रम में से हमारी इतनी एबिलिटी, बस भाई हम ये रेंज देख पाते हैं, ठीक है, और बाकी हम नहीं देख पाते। तो इस रेंज को हम क्या बोलते हैं, विजिबल रेंज। तो भाई हम भाई बिल्कुल लेफ्ट से या बिल्कुल राइट से शुरुआत नहीं करेंगे, हम रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम को, पता नहीं, हम रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम को कहां से पढ़ना शुरू करेंगे, जो रेंज हम देख पाते हैं, कौन सी भाई, विजिबल रेंज, ठीक है, हमारा जो क्या बोलते हैं इनबिल्ट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है बात, ओके, नहीं है क्या आपको। तो अब ये तो यहां पर जो रेडिएशन है इनकी वेवलेंथ क्या है, वॉयलेट से कम है ना, तो वॉयलेट से कम क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वॉयलेट, क्या भाई तो बताओ भाई, तो अगर अल्ट्रा वॉयलेट से भी कम है तो बताओ क्या आएगा भाई, कौन सी आ गई, एक्सरेज, और एक्सरेज से भी कम है तो
गामा रेज। ठीक है बात। इन्हें क्या बोलते हैं भाई, क्योंकि जब शुरुआत में ये डिस्कवर हुई थी एक्स रेज भाई, जब शुरुआत में साइंटिफिक कम्युनिटी को मालूम पड़ा कि अल्ट्रावायलेट से कम वाली भी रेडिएशन होती है, तो बोले ना इनका क्या नाम रखें, वो बोले रख दो एक्स रेज। नहीं समझे बात भाई, कोई नाम नहीं पाया तो क्या बोले भाई, क्या रख दो, जब राम माना राम क्या यू एक्स, माना ये रेज कौन सी है, एक्स रेज। ठीक है बात। फिर भैया एक्स रेज से कम कौन सी होती है, गामा रेज। अब बताओ भाई, अगर किसी की आईआर से भी क्या हो, सॉरी अब रेड से भी क्या हो, अब बताओ जो विजिबल रेंज में हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की। तो जिन रेडिएशन की वेवलेंथ, जिन रेडिएशंस की वेवलेंथ रेड से भी ज्यादा उन्हें हम क्या बोलेंगे, इंफ्रारेड। क्या भाई, अवरक्त किरणें, बताओगे ना आपको भाई। ठीक है, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, इजंट इट। तो क्या है, इंफ्रारेड। अच्छा भाई आप कहोगे अगर किसी की भाई, तो अगर इंफ्रारेड से भी कम हो तो भाई और भी कम हो जाए ना, तो एक नई कैटेगरी शुरू हो जाती है। और मैं आपको बताऊं, अगर हम विजिबल रेंज को छोड़ दें ना 400-700, तो ज़्यादा कोई शार्प बाउंड्रीज नहीं होती। समझे बात भाई। कई बारी कोई किसी बुक में क्या होगा, आईआर की रेंज कहीं तक मान लेंगे, किसी में आईआर की रेंज कहीं तक मान लेंगे। बात आपको पहले पड़ी। तो बताओ, तो अगर इनसे भी कम तो क्या होगी, माइक्रोवेव्स। कौन सी भाई, माइक्रोवेव्स। और फिर तो क्या होंगे भाई, रेडियो वेव्स। और देखो भाई यहाँ पे नहीं एफएम एम चलते हैं, वो भाई यहाँ पर चलते हैं। नहीं है क्या आपको, बताओ कितने मीटर की है, लैम्डा कितना है इनका भाई, लैम्डा देखो मीटर में ही है। तो जो जिनसे आप एफएम सुनते हो, ठीक है, अरे रेडियो मिर्ची बताओ भाई, ये रेडियो मिर्ची कहाँ पर आते हैं ये, बोलो भाई, 10⁻�0 और ये क्या है 100। अरे बोलो भाई, यानी तकरीबन क्या है ये, अरे बोलो भाई 1 मीटर से लेके 100 मीटर, बोला भाई यहाँ तक क्या, अरे तकरीबन 1 मीटर से लेके 100 मीटर तक की क्या होती है जो ये एफएम इनके। जब आप गाड़ी लेके जा रहे होते हो भाई, तो आपकी गाड़ी के ऊपर 1 मीटर से 100 मीटर की वेवलेंथ की रेडिएशन पड़ रही होती है। समझे बात। और उनसे भाई वो गाने चलते हैं, फिर पता होगा ना आपको। अरे उन रेडियो वेव्स में क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करके, जो किशोर कुमार के गाने भाई उनको रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करके रिलीज कर देते हैं वहाँ में। फिर ट्रांसमीटर उनको भाई, रिसीवर उनको पकड़ के और उनको वापस गानों में कन्वर्ट कर देता है। ओके, नहीं है क्या आपको। फिर देखो भाई, और फिर क्या है ये लॉन्ग रेडियो वेव्स। कौन सी भाई, बताओ ये क्या है, 10⁸ बताओ भाई, किलोमीटर छोड़ो भाई, तो बहुत ज़्यादा नहीं है कि भाई 10⁻10,000 मीटर। समझ गया बात भाई। लेकिन ये हम इस्तेमाल नहीं करते, मैंने इस्तेमाल करता, बात आपको पहले पड़ेगी। और जो विजिबल रेंज है उसको फिर अब फर्दर क्या कर रखा हमने, कैरेक्टराइज। तो बताओ भाई, आप यहाँ पर देखो, बताओ क्या है, देखो यहाँ पर बताओ भाई क्या है, 380। मैं कह रहा था ना भाई, ये बताओ ये क्या 300। लेकिन भाई इसको याद करने में फिर तो कहाँ तक पहुँच गए हम, बताओ 750 तक, इजंट इट। लेकिन मेनली भाई हम प्राइमरली क्या बोलते हैं कि विजिबल रेंज कहाँ से तक होती है, 400 से लेके 700 तक। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊँ, अगर 400 से कम है ना रेडिएशन, तो उनको हम भाई 400 से जो बिल्कुल क्या है नियर बाई, उसको बोलते हैं नियर विजिबल। बोलो भाई, उसको हम देख तो पाते हैं, लेकिन दिक्कत एक है, बताओ क्या, बोलो भाई, क्योंकि अरे भाई अल्ट्रा वायलेट की रेंज भी नहीं क्या, तो उससे तो बताओ फिर क्या होता है, आंखों को नुकसान भाई, वो एक तरह से हार्मफुल होती है बॉडी के लिए, इजंट इट। और बताओ आ गया आपको ये। और आपको बताओ, अरे भाई VBGBG, अरे वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बताओ ना आपको ये। ठीक है, और बताओ फिर क्या है, अब हम क्या पढ़ते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब हमने बात कर ली भाई, हमने अभी तक बात किसी की है, रेडिएशन की। अभी तक हमने बात किसी की है भाई, रेडिएशन की। अब हम बात करते हैं इसकी, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब होता क्या है कि हमारे पास कोई मटेरियल है, तो आप एक बात देखोगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको पता है भाई, जो एनर्जी होती है क्लासिकल वर्ल्ड में, एनर्जीज कैसे होती हैं, कॉन्टिन्यूअस। जैसे आप भाई, अगर हमारे पास कोई हैवी डंबल है, तो उस हैवी डंबल को आप किसी भी रफ्तार से घुमा सकते हो, इजंट इट। यानी किसी हैवी डंबल की कोई भी एनर्जी क्रिएट की जा सकती है। लेकिन अगर हमारे पास कोई माइक्रोस्कोपिक डंबल है, यानी कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो उसके घूमने की एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं होती। उसकी एनर्जी मान लिया तो क्या है E1, और या बताओ क्या मान लिया E2। बीच में कोई एनर्जी उसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब याद करो भाई, जब हमने आपको क्वांटम मैकेनिक्स में क्या पढ़ा था आपको,
मैं भाई एग्जांपल ले रहा हूँ इसका। जब हमने आपको भाई क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ाया था, बताओ क्या, डायटोमिक रिजिड रोटेटर, तो उसकी एनर्जी क्या थी मेरे पास, एनर्जी रोटेटर की बताओ क्या थी, एच स्क्वेयर बाई 8 पाई स्क्वेयर आई जे इंटू जे प्लस 1, जहां पर जे क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल है ना। अगर मुझे इसको, अब ये एनर्जी किसमें, जूल में, ये एनर्जी किसमें भाई, जूल में। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेडिएशन की, हम रेडिएशन को, हालांकि आप उसके फोटोन की एनर्जी जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन भाई रेडिएशन को जूल की बजाय वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर बात करना क्या है ज़्यादा बेटर, कितने वेव नंबर की रेडिएशन, तो बेटर क्या है भाई, आप जूल को आप किसमें कन्वर्ट कर लो, वेव नंबर में। तो ई क्या होता है, एच न्यू, और क्या हो गया, एच सी बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा क्या होता है, न्यू बार क्या होता है, तो ई क्या आ गया हमारे पास, एच सी न्यू बार, तो न्यू बार क्या आ गया, ई बाई एच सी। यानी मैं इस ई को क्या लिख दूं, इस ई को मैं क्या लिख दूं भाई, एच सी न्यू बार, एच सी, तो एच सी कहां पहुंच जाएगा, तो एच से कैंसिल हो गया और सी कहां पर आ गया ना भाई, तो एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। अब इसको आप सारे को कांस्टेंट माने, सारे कांस्टेंट ही, तो क्या आ गया मेरे पास एनर्जी लेवल, तो एनर्जी मेरे पास आ गई बी जे इंटू, ये बात आपने पढ़ी थी भाई जब मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाई थी, तो आपको पता है। अब जे की वैल्यू क्या होती है, बाउंड्री कंडीशन क्या बोलती है, जे हो सकता है 0 1 2 3 4, अगर आपने 0 पुट किया तो ये क्या आएगा 0B, और 1 पुट किया तो क्या आएगा 2B, क्या आएगा भाई, यानी या तो एनर्जी क्या, मान लीजिए अब क्या है 0B, तो ये क्या बताओ भाई 2B, यानी 0B से 2B के बीच में कोई एनर्जी पॉसिबल नहीं है, समझे बात। तो भाई इलेक्ट्रो, तो यहां पर क्या होता है आपको पता है कि इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्या बोलते हैं इसको, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कि ग्राउंड लेवल और एक्साइटेड लेवल उनके बीच का, क्योंकि भाई माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, क्वांटम लेवल पे चीज़ों की कोई भी एनर्जी पॉसिबल नहीं होती, समझे बात। आप कोई भी स्टेट कंसीडर कर लियो, क्या होंगे उनकी बताओ, एनर्जीज कुछ खास वैल्यू रखेंगी। आपको हम ये बात क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि अभी आपने बात की थी बताओ किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। तो कमाल की बात ये होती है कि हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स, उनमें डिफरेंट टाइप्स की क्या होती हैं, मोशंस, मूवमेंट्स, एग्जिस्टेंस, बोलो भाई, इलेक्ट्रॉनिक लाइफस्टाइल्स, वाइब्रेशनल लाइफस्टाइल्स, रोटेशनल लाइफस्टाइल्स। तो उनके जो बीच के एनर्जी गैप होते हैं ना, क्या भाई, मॉलिक्यूलर लेवल पे या एटॉमिक लेवल पे जो एनर्जीज होती हैं वो क्वांटाइज्ड होती हैं। उन क्वांटाइज्ड एनर्जीज के बीच में जो गैप बनते हैं, कमाल की बात है, वो गैप किससे बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम से। क्या नहीं बात आपको पहले पड़ी, क्योंकि भाई फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए दो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, क्या ये, तो ये जो गैप होता है एनर्जी का, ये आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहाँ मिलता है, बताओ कितने मिलता है, ये माइक्रोवेव रीजन में। कहाँ पे मिलता है भाई, अब समझे, हमने पहले बात किसी की है कि अलग अलग स्पेक्ट्रम में कितनी पहले आपने क्या पढ़ लिया भाई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कितनी कितनी एनर्जी होती है। सबसे ज्यादा एनर्जी वाला रीजन कौन सा था, गामा रीजन, और सबसे कम वाला कौन सा था, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। कौन सा भाई, और इंटरमीडिएट एनर्जी वाला कौन सा था, विजिबल रीजन। ओके, तो जब आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जाओगे, एटॉमिक लेवल पे जाओगे, तो वहां पर हमने एक बात देखने को मिलती है, क्योंकि मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स मैंने आपको पढ़ा रखी है, तो आपको अच्छे से मालूम है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे एनर्जीज क्या होती हैं, कोई भी वैल्यू रखती हैं कि कुछ खास वैल्यूज ही रखती हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। और कमाल की बात ये है कि वो जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, उनके बीच के जो गैप हैं, उतनी उतनी एनर्जी ही कहाँ पर होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से, यानी कि भाई जिस तरह का एनर्जी गैप हो, हम उस तरह की रेडिएशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एनर्जी गैप ज्यादा है, बहुत ज्यादा गैप है भाई, तो आप गामा रे इस्तेमाल कर लो। अगर गैप बहुत कम है, रेडियो इस्तेमाल कर लो। अगर एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल पे जो एनर्जी लेवल्स मान लिया आप दो एनर्जी लेवल्स टैकल कर रहे हो और उनमें गैप क्या है, इंटरमीडिएट सा है, तो आप यूवी या विजिबल यूज कर लो भाई।
क्योंकि उनमें उतनी एनर्जी मिलेगी नहीं। समझे बात भाई? अरे भाई अगर तो ये जो एनर्जी इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जो एनर्जी होती नहीं है ये होती किस में, जूल में डिफरेंस क्या होगा, जूल में होगा। लेकिन आपने इसको किस में रिपोर्ट करना होता है, सेंटीमीटर इनवर्स में, क्योंकि भाई रेडिएशन की एनर्जी भी आप किससे मैच करा सकते हो, सेंटीमीटर इनवर्स से। हालांकि भाई ये जो गैप होता है ये जूल में गैप होता है, ये एनर्जी जूल में भी गैप, जूल में तो गैप भी किसमें, जूल में है ना भाई। लेकिन आप इस जूल के गैप को किस में कन्वर्ट करो, वेव नंबर में। तो इसका मतलब क्या है, उसी वेव नंबर की रेडिएशन जब गिरेगी इस पार्टिकल पे तो यहां से यहां पहुंच जाएगा। आगे आप पढ़ोगे क्या होता है सिलेक्शन रूल, अगर वो इसको परमिट करता है तो। और अगर भाई यहां से यहां पर आएगा तो ये उसी एनर्जी की रेडिएशन एमिट कर देगा। इजंट इट? बात आपको पता पड़ेगा भाई कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का क्या बेनिफिट है। क्योंकि भाई जो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच के एनर्जी गैप किस रेंज से बिलोंग करते हैं, सॉरी किससे बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं। सभी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स जितने भी क्या होते हैं, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर एनर्जी स्टेट्स, एटम लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे किसी भी तरह की जो क्या होती हैं स्टेट्स, उन स्टेट्स की एनर्जी का गैप क्या होता है, आपको बिलोंग करता मिलेगा कहां पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। समझे बात? हाँ ये हो सकता है भाई किसी स्टेट्स का गैप कहां बिलोंग कर जाए, गामा रीजन से, किसी का गैप कहां से बिलोंग कर जाए, IR से। बात आपको पहले पड़ गई? ठीक है, तो अब बताओ हम क्या पढ़ेंगे भाई? अरे बोलो भाई, तो ये क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन, डेल्टा इज इक्वल टू एच डेल्टा न्यू, बल्कि आप सिंपली क्या बोल दो भाई, एच न्यू बोल दो। क्या बोल दो इसको, एच न्यू। ओके, अब बताओ क्या हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स। अब भाई इसी के अंदर ही है, ये रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम के अंदर ही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। तो पहले में आपने क्या पढ़ लिया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन से रीजन्स होते हैं। फिर आपने क्या पढ़ लिया, फिर आपने क्या बात प्रूव की कि मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे एनर्जी लेवल्स जो होते हैं उनके गैप क्या होते हैं, मैच बोलो भाई, रीजन कंपेरेबल होते हैं किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट एनर्जीज से, है ना। तो तीसरा आपने इन दोनों को कनेक्ट करना है, तीसरे स्टेप में आपने इन दोनों को कनेक्ट करना है कि किस तरह की स्टेट्स का गैप, किस तरह की स्टेट्स का गैप किस तरह किस रीजन से मैच करता है। रोटेशनल स्टेट्स का गैप, मॉलिक्यूलर लेवल पे रोटेशनल स्टेट्स जो होती हैं उनके गैप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहां पर मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के गैप रीजन में कहां से मिलेंगे आपको, आपने ये पता करना है। समझ गए बात? क्योंकि वो उसी के लिए फिर क्या होगा, सूटेबल नहीं है क्या आपको। तो उसके बेसिस पे भाई हमने अलग अलग तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स डेवलप कर रखी है। तो क्या है इसका तीसरा पार्ट, तो इस टॉपिक का थर्ड पार्ट क्या है बताओ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। तो बताओ भाई, तो आप बताओ भाई, हम बात करते हैं, बताओ एक क्या होता है हमारे पास, रेडियो वेव्स। क्या भाई, रेडियो वेव्स। ये रेडियो वेव्स बताओ क्या करती है स्पेक्ट्रम में, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन था क्या, उसमें जो रेडिएशंस होती हैं उनमें एनर्जीज होती हैं। तो आपको पता है वो एनर्जीज किन के कंपेरेबल होती हैं, मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स में तो कहीं ज्यादा क्या होता है गैप, और रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में प्रेजेंट रेडिएशन की एनर्जी क्या होती है बहुत कम। तो नो मैच, इनमें क्या होना चाहिए, रेजोनेंस। क्या होना चाहिए भाई, रेजोनेंस का मतलब ये नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन घुमाने हैं, रेजोनेंस का मतलब होता है एक सिंक। क्या भाई, एक सिंकिंग, समझे बात भाई, एक भाई हार्मनी, एक मैच हो जाए भाई, क्या हो जाए, समझे बात। इसे बोलते हैं भाई कि एक इंटेलिजेंट माइंड से ही रेजोनेट करता है, isn't it? नहीं होता आपको पहले भाई। और जैसे आप देखोगे, और भाई अगर कोई, और गधों का दिमाग भाई गधों से ही क्या करता है, रेजोनेट करता है ना। उनके अरे भाई, हालांकि मेटाफोरिकली बोल रहे हैं, क्योंकि गधों की ब्रेन वेव्स क्या होती हैं, मैच कर जाती है आपस में,
इसीलिए आप देखोगे, अरे भाई आप देखो ना कई ये साइलेंस आप देखोगे, इसीलिए भाई, और क्योंकि भाई इंटेलिजेंट आई, और आपको पता है कि जो IQ का जो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और सिंपली पता है क्यों भी नहीं है, ये बात है विजडम की भी। तो भाई जो वाइज जो भाई इंसान है, ठीक है, जो भाई जिनकी विजडम क्या बोलते हैं, मतलब हायर लेवल पहुंच चुकी है, ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी कम होती है। इसलिए आप देखोगे रजनीश को या कृष्णमूर्ति को सुनने वाले पढ़ने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। रजनीश को या कृष्णमूर्ति को पढ़ने लिखने वाले आपको बहुत, क्योंकि भाई वो भाई क्या बोलते हैं, क्योंकि उनकी अरे भाई वो बहुत हायर लेवल बात करते हैं, तो उनसे ब्रेन वेव मैच करना क्या भाई बहुत, तो भाई ऐसे लोग भी बहुत कम होते हैं, तो वो उनसे भाई। लेकिन आप देखोगे जितने क्या होते हैं ये, अरे ये साइलेंस, अरे भाई ये तो ये हम तो कोई भी भाई इस टाइप के जो भाई क्या बोलते हैं, अरे लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं जो, ठीक है, तो वो जिस जैसी बात करते हैं उनके पीछे भी ना कई सारे जो ये बाबा होते हैं भाई, उनके पीछे बहुत सारे क्या होती है, पब्लिक होती है। वो क्यों होती है भाई, क्योंकि गधों के साथ गधों का ब्रेन वेव्स भाई, और गधों की तादाद क्या होती है हमेशा, तो जितने भी नहीं ये क्या बोलते हैं, किसी भी तरह के डेरे में जाते हैं या भाई ऐसे नाम ले रहे हैं, पता होगा ना आपको भाई, ठीक है, ओके भाई सारा नहीं कहता मैं, ओके मैं बात आपको पहले पढ़ी, ओके तो बात आपको पहले पढ़ी भाई साइलेंस, तो रेजोनेंस की बात आपको पहले पढ़ी भाई। तो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन होता है, पता नहीं, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन होता है, उसमें जो एनर्जीज होती हैं वो पता किससे मैच करती हैं, बताओ। रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में जो एनर्जी होती है किससे मैच करती है, बताओ भाई, बताओ। रोटेशनल स्टेट से भाई, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो क्या होती हैं रोटेशनल स्टेट्स, उनका एनर्जी गैप तकरीबन उतना ही होता है जितनी एनर्जीज कहाँ अवेलेबल होती हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी, सॉरी अरे माइक्रोवेव, मैं बार क्या बोल रहा था भाई, अरे भाई मैं क्या बोल क्या रहा हूँ, शुरुआत में मैंने बोली कौन सी वेव्स हैं, अरे रेडियो वेव्स, तो रोटेशन स्टेट नहीं, कौन सी, जो क्या होती है NMR की स्पिन स्टेट, कौन सी भाई, किसी न्यूक्लियस की स्पिन क्या मान लिया, हाफ, अगर किसी न्यूक्लियस की स्पिन क्या है, हाफ है, तो उसकी दो क्या होती है स्टेट, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट को रिवर्ट करने में, न्यूक्लियर स्पिन बदलने में नहीं, स्पिन स्टेट को प्लस हाफ से माइनस हाफ करने में बहुत ही कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसीलिए क्या होता है बताओ भाई, इसीलिए क्या होता है, इससे कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, रेडियो, तो इसीलिए क्या होता है NMR में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रेडियो वेव्स। फिर क्या आपके पास माइक्रोवेव्स, कौन सी भाई, अब माइक्रोवेव्स के अंदर माइक्रोवेव रीजन में जो एनर्जी होती है वो किससे मैच करती है बताओ, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होती हैं रोटेशनल स्टेट्स, उनसे मैच करती है भाई। इसलिए हम क्या बोलेंगे, भाई, यानी कि किसी मॉलिक्यूल की ग्राउंड रोटेशनल स्टेट और भाई उसकी एक्साइटेड रोटेशनल स्टेट, उनके बीच का गैप कहां से मैच करता है, किससे भाई, कहां पर मिलेगा आपको, उस एनर्जी की कोई ना कोई रेडिएशन कहां मिलेगी, माइक्रोवेव रीजन में। इसीलिए माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी हो या क्या हो, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, एक ही चीज है क्या, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और मैं आपको बताऊं भाई, जो EPR होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन फ्लिप करना, इलेक्ट्रॉन की स्पिन स्टेट को फ्लिप करना, उसकी जो एनर्जी होती है वो मैं आपको बताऊं भाई कहां से आती है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन स्टेट को फ्लिप करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है पता कहां से आती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में भी, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में हाई एनर्जी पोर्शन और माइक्रोवेव रीजन में लो एनर्जी पोर्शन। तो कई बुक्स में क्या लिखा मिलेगा आपको भाई कि EPR की एनर्जी कहां से आती है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन फ्लिप की एनर्जी कहां से आती है, कई बुक्स में लिखा मिलेगा माइक्रोवेव से, कई में क्या लिखा मिलेगा आपको रेडियो वेव से, नहीं है क्या आपको भाई। तो इसीलिए उसका हम कोई नाम नहीं रखते, किसका नाम क्या है, EPR या सॉरी माइक्रोवेव या रेडियो वेव स्पेक्ट्रा ना, उसे क्या बोलते हैं EPR, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस या इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ओके, उसके बाद क्या होता है हमारे पास बताओ, IR क्या भाई, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन सा रीजन है, IR रीजन। अब बताओ IR रीजन में क्या होता है,
IR रीजन में जो रेडिएशंस होती हैं उनकी एनर्जीज जो होती हैं उतनी उतनी एनर्जीज की, अब आपको पता है कि IR रीजन कहाँ से होता है, प्राइमरी क्या मानते हैं 400 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक। अगर मैं बात करूँ वेव नंबर की, किसकी भाई, 400 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक की रेंज को हम क्या बोलते हैं, IR रीजन। ओके, तो ये रेंज बताओ कहाँ कहाँ पर मिलती है हमको। तो इतनी, अरे भाई जो एनर्जी IR रेडिएशंस में होती हैं इतने ही एनर्जी गैप कहाँ होते हैं, मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशनल स्टेट्स में। मतलब मॉलिक्यूल की ये क्या है, ग्राउंड वाइब्रेशन लेवल, ये क्या उसका फर्स्ट वाइब्रेशनल स्टेट। तो उनके बीच का जो गैप है वो आपको तकरीबन आपको 400-500 सेंटीमीटर नॉर्थ से लेके और 4-5 हज़ार सेंटीमीटर नॉर्थ तक ही मिलेगा आपको, 4000 तक। V0 से V1 आ गया भाई, इसीलिए क्या होता है, और इतनी ही एनर्जी कहाँ पर होती है, IR में। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही नाम क्या दूसरा। इसीलिए भाई ये मत बोल दो कल को भाई हम सारा क्या पढ़ा दें, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम को हो गए, IR तो पढ़ा है ही नहीं, पता होगा ना आपको भाई। इसीलिए भाई जो चैप्टर हम के नाम में लिखे हुए हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ब्रैकेट में लिखा हुआ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है बात, ताकि वाइब्रेशन भी हो जाए और IR भी हो जाए, ठीक है। और बताओ, और हमारे पास तो क्या होगा, फिर कौन सा होता है, विजिबल और UV। अब देखो UV और विजिबल, इसको एक साथ आपने कंसीडर करना है। अरे भाई 700 से ले कम, 700 से और आप तकरीबन पहुंच जाओ 150-200 तक, यानी क्या है हमारे पास, UV विजिबल रीजन। तो UV विजिबल रीजन में जो एनर्जीज होती हैं डिफरेंट रेडिएशंस के पास, वो एनर्जीज मॉलिक्यूलर लेवल पे या एटॉमिक लेवल पे बताओ कहाँ मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का गैप होता है। अगर ये क्या है, मान लिया जैसे हमारे पास क्या हाइड्रोजन एटम, हमारे पास क्या भाई, मैंने आपको पढ़ाया था ना, आपको पता हाइड्रोजन एटम की जो क्या होता है ग्राउंड लेवल N1, कौन सा भाई, पता होगा ना आपने, N1 से N2 का गैप क्या होता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होता क्या। अगर आप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या बनाओगे, वेवलेंथ, पता क्या बनेगी, क्या हाइड्रोजन के N1 और N2 का गैप कितना होता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इसे क्या बनाओगे, वेवलेंथ, तो पता कहाँ मिलेगी आपको, UV में। कहाँ पर भाई, इसीलिए क्या होता है, जितनी आपकी लाइमन सीरीज कहाँ आती है, UV में। आपकी बाल्मर पास्चन ब्रैकेट वो तो कहाँ पर आती है, हालांकि वो तो यार, अरे वो तो कहाँ चलेगा यार में भाई, अरे कोई भाई बाउंड्री है, कोई कंडीशन नहीं होती कि, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि लाइमन कहाँ आती है, UV में, UV में, बाल्मर विजिबल में, लेकिन पास्चन ब्रैकेट और पिफंड कहाँ आती हैं, IR में। तो कोई भाई कोई रूल नहीं है कि, लेकिन भाई जो प्रोमिनेंट क्या होती है ट्रांजिशंस, क्योंकि इवन IR में क्या होता है, IR में जो क्या होते हैं फर्स्ट ओवरटर्न, अगर मान लिया किसी में IR में, आप आगे पढ़ोगे IR में क्या है, अगर V0 से V1 का गैप कितना है 3500 सेंटीमीटर इनवर्स, तो वो तो कहाँ पड़ गया IR में, लेकिन उसकी फर्स्ट ओवरटर्न कहाँ पहुँच जाएगी, UV में, सॉरी विजिबल में, कहाँ जाएगी, तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन भाई जो मेन ट्रांजिशन होती हैं इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे, जो मेन ट्रांजिशन वो कहाँ पड़ती हैं आपकी, लेकिन ध्यान रखियो इलेक्ट्रॉनिक भी कहाँ पड़ सकती हैं, IR में। इलेक्ट्रॉनिक भी कहाँ पड़ सकती है भाई, IR में। इलेक्ट्रॉनिक कहाँ पड़ सकती है, इवन एक्सरे में कहाँ पड़ सकती है भाई, आपको पता होना चाहिए भाई। ये जो होता है क्या बोलते हैं, एक्सरे जो इमिट करवाते हैं कॉपर से, वो इसी के जरिए इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ही डिस्टर्ब करके इमिट करवाते हैं, पता होगा ना आपको भाई। उसको बोलते हैं K-alpha 1, क्या बोलते हैं, K-alpha 1 K-alpha 2। ये कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक है तो कहाँ पर होनी है, UV विजिबल में, अगर UV विजिबल में नहीं आई तो पंगा हो जाएगा, ये नहीं भाई, बात आपको पहले पड़ी। लेकिन प्राइमरली जो क्या है ट्रांजिशन में आपको ये वही नहीं है कि आपको सिमिलरली मॉलिक्यूल, इसीलिए भाई आप क्या पढ़ो, UV विजिबल स्पेक्ट्रा या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, उसका नाम एक ही बात होती है, वो नहीं आपको आया क्या। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, कई बार आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ रहे होगे, ठीक है, उसका नाम भी क्या होगा, UV विजिबल, लेकिन वो कहाँ पढ़ रहा होगा, IR में, क्योंकि कई सारी ट्रांजिशन कहाँ पड़ जाती है भाई, कई सारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही कहाँ पड़ जाती है, IR में। ओके, और बताओ फिर हमारे पास है एक्सरेज, तो IR के, सॉरी UV के बाद तो बताओ फिर क्या हमारे पास, एक्सरेज
अब आपको पता है उससे हमारे पास क्या होती है, उससे भाई हमारे पास होता है एक्सरे फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रा। क्या होता है, इजंट इट? ये आपके पास क्या भाई, XRD, एक्सरे डिफ्रैक्शन सॉलिड स्टेट, पढ़ाई थी आपको भाई? ओके, उसके अलावा भाई फिर गामा रे, सारे गामा रे बोलो भाई, गामा रे बोलो भाई। तो गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है बताओ, फिर क्या भाई, गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी। बताओ गामा रेज में जो एनर्जीज हैं वो कहां पड़ती हैं बताओ। आप किसी न्यूक्लियस का क्या बदल दो, मैंने जब हमने आपको क्या पढ़ाई थी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो मैंने आपको पढ़ाया था ना, अगर आप किसी न्यूक्लियस की स्पिन को फ्लिप कर देते हो, मान लिया किसी न्यूक्लियस की स्पिन क्या है, हाफ है, तो इसकी कितनी स्टेट होंगी, दो। कौन कौन सी, प्लस हाफ और माइनस हाफ मैग्नेटिक फील्ड में। तो अगर न्यूक्लियस कहां पर है, प्लस हाफ में, आपने एनर्जी वैल्यू कहां पहुंच गया, माइनस हाफ में, तो ये गैप कहां पड़ता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में। तो न्यूक्लियस की स्पिन स्टेट को फ्लिप करने का एनर्जी गैप कहां पड़ता है, न्यूक्लियस की स्पिन स्टेट का एनर्जी गैप, न्यूक्लियस की स्पिन स्टेट्स का एनर्जी गैप कहां पड़ता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में। इसीलिए भाई NMR कहां पड़ता है, NMR में क्या इस्तेमाल होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज। लेकिन अगर आप इस न्यूक्लियस की स्पिन स्टेट फ्लिप नहीं करना चाहते, आप इसकी न्यूक्लियर स्पिन ही बदलना चाहते हो, आप कहोगे है ये क्या है, समझे बात भाई, कि न्यूक्लियर स्पिन स्टेट कैसे बदलेंगे, समझे बात भाई। आप कहोगे कि न्यूक्लियर स्पिन स्टेट कैसे, ऐसे बोलते नहीं है, झूठ बोल रहा है, ऐसे नहीं बोलते भाई। तो आप कहोगे भाई न्यूक्लियर स्पिन स्टेट, अरे भाई याद रखो न्यूक्लियर स्पिन कैसे बनती है, स्पिन स्टेट न्यूक्लियर स्पिन कैसे बनती है, न्यूक्लियॉन्स की फिलिंग से। ये न्यूक्लियर शेल मॉडल मैंने आपको पढ़ाई थी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री ना पढ़ाई बताओ भाई, पढ़ाई थी ना भाई, ठीक है। तो आप बताओ भाई, आपने जब पढ़ा था न्यूक्लियर शेल मॉडल, तो आपको पता है न्यूक्लियर स्टेट्स में, न्यूक्लियर शेल मॉडल में आप न्यूक्लियॉन्स की भर्ती करते हो, है ना। तो न्यूक्लियॉन्स की भर्ती के बाद जितने न्यूक्लियॉन्स क्या बचते हैं, अनपेयर्ड, उन्हीं की स्पिन ओवरऑल न्यूक्लियस के ऊपर भैया पेयर नहीं होती क्या, इजंट इट? तो सिंपल सी बात है, पता नहीं भाई। हाँ बताओ, तो अगर हम न्यूक्लियर शेल मॉडल में न्यूक्लियॉन्स की फिलिंग ही बदल दें, एक आध न्यूक्लियन को क्या कर दें, फ्लिप कर दें, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड न्यूक्लियन क्या बढ़ जाएंगे ना। मान लो आयरन है, आयरन में क्या बताओ, आयरन में क्या हमारे पास 57 क्या है न्यूक्लियन, आयरन 57 में कितने न्यूक्लियन होते हैं, 57, इजंट इट? अब 54 क्या है पेयर्ड और एक क्या अनपेयर्ड, इसके न्यूक्लियस में 54 न्यूक्लियन, सॉरी 56 न्यूक्लियन क्या होते हैं, पेयर्ड। 56 तो पेयर्ड होते हैं, 56 तो सॉरी 54 तो ये हो गए और दो ये हो गए और एक ये अनपेयर्ड है, तो 54 पेयर्ड, 2 पेयर्ड और 1 पेयर्ड। ये दो मैंने अलग क्यों लिखे आपको बताएंगे, बोलो भाई। इसके न्यूक्लियर शेल में, न्यूक्लियर शेल मॉडल में 54 पेयर्ड, 2 ये भी पेयर्ड और एक क्या है, अनपेयर्ड। तो इसकी स्पिन क्या आएगी, हाफ। अब इसको मैं फ्लिप कर दूं तो मेरे पास कितने पैरेलल हो जाएंगे, 3। तो स्पिन क्या बन जाएगी मेरे पास, 3/2। तो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक शेल मॉडल में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक शेल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए एनर्जी कहां से आती है, यू विजिबल से। उसी तरीके से न्यूक्लियर शेल में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए एनर्जी कहां से आती है, गामा रे से। बात आपको पहले पड़ी, तो ध्यान रखियो भाई, यू विजिबल किसके लिए होता है, यूवी विजिबल किसके लिए होता है, किसके लिए भाई, यूवी विजिबल रीजन किसके लिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंसेस के लिए। और गामा रीजन कहाँ आता है, न्यूक्लियर डिस्टर्बेंसेस के लिए। नहीं आपको है, यानी आप इसे भाई जो क्या होते हैं न्यूक्लियर ट्रांजिशंस, वो कहाँ पड़ती हैं, बोलो भाई, गामा रीजन में। तो इसको क्या बोलते हैं, गामा रे। तो इसको भैया आगे आप पढ़ोगे, यह आपकी होती है मोस बार स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या होती है, हाँ बोलो ना, ओरिएंटेशन नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर इस न्यूक्लियस का मार मार के भाई इसको इलिप्टिकल बना देंगे। क्या बोलते हैं इसको भाई, इलिप्टिकल। हाफ स्पिन वाला क्या होता है, स्फेरिकल न्यूक्लियस क्या होता है, गामा फोटोन पड़ा है, वो क्या हो जाएगा, इलिप्टिकल। आप आगे पढ़ोगे एक होता है NQR, और भाई इसमें NQR ही पड़ती है, न्यूक्लियर क्वाड्रुपल रेजोनेंस, आपको ये पढ़ाया जाएगा।
NQR स्पेक्ट्रा। ठीक है बात कि नहीं आपको? तो मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ेगा ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। ठीक है, और ये क्या है कॉस्मिक रेज, भाई इससे हम कोई स्पेक्ट्रा नहीं पढ़ते। ठीक है, ओके आ गया आपको ये? ओके तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।